नमस्कार, सत्ता का फाइनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं तिशा। देश में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण सामने है। आगामी 13 मई को मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण की सीटों पर पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी सभाएं कर चुके हैं। अगले आधे घंटे में आपको चौथे चरण की कुछ हॉट सीटों पर ले चलेंगे और जानेंगे क्या है सियासी हालात। देखते रहिए सत्ता का फाइनल। खरगोन में मौसम का पारा चढ़ने के साथ साथ अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। आगामी 13 मई को चौथे चरण में खरगोन लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। इसको लेकर अब जगह जगह चुनावी चर्चाएं होने लगी हैं। स्वराज एक्सप्रेस ने खरगोन लोकसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर स्थानीय मीडिया कर्मियों से चौपाल पर चर्चा की। खरगोन में मौसमी पारा चढ़ने के साथ साथ अब चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। इसको लेकर अब जगह जगह चुनाव की चर्चा होने वाली है। चौथे चरण में खरगोन में भी मतदान होने वाला है 13 मई को। इसको लेकर हम कुछ पत्रकारों से भी चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सोच रहेगी उनकी, कलमकारों की क्या सोच है और किस मुद्दों पे यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए किन मुद्दों के यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे। अगर देखा जाए स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे तो चूंकि पिछले 5 सालों में सांसद महोदय ने कुछ गाये बगाए कुछ मुद्दे ही उठाए हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है जिले का, यहाँ जिले में कोई भी पिछले 5 सालों में कोई भी बड़ी योजना जिले में कोई लेकर नहीं आया और कोई बड़ा कोई कार्य बड़ी कोई सौगात अगर जिले को मिली है उसमें ऐसा कोई नाम देखा या जाना नहीं जाता है। साथ ही यहाँ पे खरगोन में जो एक उद्योग और व्यापार का जो काम होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ के जो रोजगार की बड़ी समस्या है, रोजगार में भी यहाँ के जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात और इसकी ओर प्लान करते हैं। इसके लिए काफी कुछ खरगोन जिले में करने की आवश्यकता है। आपके द्वारा लगातार आदिवासी क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं और लोगों की समस्या को भी उठाया जा रहा है। आपको क्या लगता है आदिवासी क्षेत्रों में क्या भाजपा जिस तरीके से भी आदिवासियों को टारगेट कर रही है तो क्या ऐसे कुछ मुद्दे उठे हुए हैं यहाँ पर? मुद्दे तो कोई उठे हुए नहीं है। मुद्दे तो बहुत है, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिसको अभी के गिनाने जाएंगे तो 13 तारीख शायद लगभग पास में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में भाजपा 400 पार हो रही है, जीत रही है। अभी मुद्दा में थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा कि दैनिक भास्कर में भी खबर छपी थी। इसमें बताया कि मेरे पास अभी कतरन रखी हुई है कि उसमें 10वीं में 12वीं में बच्चे सीधे सीधे सरकारी स्कूल के बच्चे फेल हो रहे हैं। वो कृषि संकाय के बच्चे टोटल 100% फेल हो रहे हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि लोगों को अनपढ़ बनाया जा रहा है, यही मुद्दा है। लेकिन उसके बाद में भी लोगों के दिमाग पे ढक्कन लगा दिया है। लोगों को कोई नजर नहीं आ रहा है, इसलिए भाजपा 400 पार हो रही है। खरगोन में देखा जाए तो बाईपास रोड है नहीं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतनी ट्रैफिक हो गई है कि आया दिन कोई एक्सीडेंट होकर मरता है। लेकिन वो भी गौण है, मतलब उसका कोई मतलब औचित्य नहीं, वो मुद्दों का कोई औचित्य नहीं है। भाजपा जीत रही है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो सांसद की यहाँ पे भूमिका रही है वो नदारद रही है। आपको क्या लगता है युवा के साथ साथ किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि आजादी के बाद से खरगोन जिले को हमेशा पिछड़ा हुआ माना गया है। जबकि बताना चाहूंगा कि खरगोन जिला जो है कि ये सफेद सोने के नाम से यहाँ कपास की एक बड़ी मात्रा में उपज होती है जो सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। और यही आगे जाके जो 10 रुपए में कपास यहाँ से निकलता है वो वापस कपड़ा बन के हमारे पास 1000 रुपए या 2000 रुपए में एक शर्ट या एक पैंट बन के वापस आता है। तो बेरोजगारी यहाँ पे चरम सीमा पे है। यहाँ का अगर रोजगार के स्वावधान किए जाए, जैसे यहाँ का कोई अगर पढ़ा लिखा नौजवान है वो रोजगार की तलाश में आज भी बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है। और हमारे यहाँ का जो सफेद सोना है, जो कपास है, उसको बाहर विदेशों में ले जाके सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे अगर फैक्ट्री खोली जाए तो उससे बेरोजगारी भी दूर होगी और यहाँ उद्योग डलेगा, उससे बेरोजगारी दूर होगी। और उसके बाद में जो होगा कि हम लोगों को हमारी चीज का ही सही दाम भी मिलेगा। ये बड़ी बात निकल कर आई है यहाँ पर कि उद्योग नहीं होने के कारण पलायन हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? लोकल लेवल पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें करने के लिए है, लेकिन उसके लिए अच्छे से अपनी मंशा होना चाहिए। यहाँ के लोगों को ऐसा लग नहीं रहा है कि पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में उन मुद्दों को पूरी तरह से प्राथमिकता दी जा रही है, इनको देना चाहिए। जी, बड़ी अच्छी बात कही इनके द्वारा कि मंशा होनी चाहिए। अगर स्थानीय नेताओं की मंशा रहे तो सारे मुद्दे होंगे। आप एक ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे हैं, बीते दिनों भी राहुल गांधी जी की सभा भी आपके क्षेत्र में हुई, क्या लगता है आपको? तो सभा राहुल जी की हुई वो भी अच्छी रही और हम तो ये चाहते हैं कि जिले लेवल पर रोजगार डले, बड़े बड़े उद्योग डले, जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। वो कोई बड़ी स्कीम आए, सिर्फ सपने दिखाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा।
देखिए, ये भी इनका भी अच्छा कहना है कि सपने दिखाने से काम नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सिर्फ वायदे किए जाते हैं, वायदों के अलावा यहाँ पर कुछ भी धरातल पर कुछ नहीं रहेगा। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आपकी सोच रहेगी आगामी चुनाव को लेकर। क्षेत्र में युवा वर्ग बड़ी संख्या में है। युवा आदिवासी क्षेत्र है, बहुल्य क्षेत्र है। ये युवाओं के लिए अभी तक कुछ भी सरकार ने कुछ बेहतर नहीं कर पाई है। कुछ उनके लिए भी किया जाना चाहिए। युवा यहाँ से पढ़ लिख के बाहर जा रहा है रोजगार की तरह से, तो बेहतर विकल्प हो तो उनका आगे भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपके हिसाब से स्थानीय मुद्दा क्या होना चाहिए? स्थानीय मुद्दा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रेल का मुद्दा है वो काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, जिसको कई बार उठाया भी गया है। जहाँ तक देखा जाए संसद में भी इसके बारे में बोला गया, मगर इसके बावजूद भी यहाँ के जो बीते सांसद रह चुके, जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जो वो तो पूरी हो रही है, रोजगार है वो अपनी जगह ठीक है, नहीं है वो भी ठीक है, मगर जो सदियों से पुराने समय से जो इनकी मांग चली आ रही, जो बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा शहर लगता है महानगर, 2 महानगर है, गुजरात और इंदौर से टच होता है, खरगोन बीच सेंटर में है। यहाँ से आप देखा जाए तो आपको बॉम्बे भी पास पड़ता है। अगर रेल सुविधा होगी तो यहाँ पे रोजगार के साधन भी बढ़ सकते हैं, और जो अदर एक्टिविटीज रहती है तो मूलभूत सुविधा की मैंने भी आपको बात बोली, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिला के जो मेन मुद्दा यहाँ पे रेलवे का इन लोगों ने उठाया है और चलता आ रहा है, इसको पूरा करा जाना चाहिए। तो ये हमारे द्वारा बात की गई खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र की। ये हम खरगोन जिला मुख्यालय के जो पत्रकार साथी थे उनके द्वारा ये बताया गया है कि खरगोन शहर में, खरगोन जिले में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है, रेल लाइन नहीं है, और यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है। अंकित बड़ोले, स्वराज एक्सप्रेस, खरगोन। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। इस लोकसभा में आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर 7 में से बीजेपी का कब्जा है, यानी आंकड़ों में बीजेपी यहां पर मजबूत नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। खंडवा, जो एक समय बीजेपी के दिग्गज नेता नंद कुमार सिंह चौहान के गढ़ के रूप में पहचानी जाती थी, वहां पर बीजेपी ने 2021 में नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल को पहली बार अपना उम्मीदवार बनाया था। तब उपचुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल ने 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। खंडवा लोकसभा सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, और उनके भी लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन पार्टी ने नरेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। खंडवा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें खंडवा, मांधाता, पंधाना, बुरहानपुर, नेपानगर, भीकनगांव, बड़वा और बागली विधानसभा सीट शामिल है। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों में से यहां 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहां पर भाजपा कांग्रेस पर काफी भारी पड़ती दिख रही है। खंडवा लोकसभा सीट में जातिगत समीकरण हावी है। यहां सभी जाति और धर्म के वोटर हैं। खंडवा लोकसभा के जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो यहां अनुसूचित जाति और जनजाति का खासा दबदबा है। खंडवा लोकसभा सीट में SC/ST वर्ग के करीब 8 लाख वोटर्स हैं। वहीं OBC वोटर्स की तादाद 5 लाख है। मुस्लिम वोटर्स यहां 3 लाख हैं, जबकि सामान्य वर्ग के वोटर्स की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। खंडवा लोकसभा सीट पर आदिवासी वोटर्स की संख्या निर्णायक है। खंडवा लोकसभा सीट में कुल 20,90,386 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 10,60,784 हैं, जबकि महिला मतदाता 10,29,544 हैं। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। अब इस पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता नासिर खान मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, खंडवा लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लगातार खंडवा क्षेत्र में सक्रिय हैं, ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। यहां पार्टियों के प्रचार प्रसार को लेकर आप क्या जानकारी दे सकते हैं? मुख्य मुकाबला चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है, तो दोनों ही पार्टियों द्वारा टक्कर का, बराबरी का प्रचार प्रसार किया गया या कोई पार्टी प्रचार प्रसार करने में पिछड़ती नजर आई? जी बिल्कुल बता दूं, अगर बात करें प्रचार प्रसार की तो बीजेपी पार्टी द्वारा सदन में लगातार प्रचार प्रसार बड़ी जोरों शोरों से किया जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस द्वारा प्रचार की अभी भी गांव, कई कस्बों में भाजपा का
बैनर पोस्टर तक नहीं लगाए गए हैं, तो ना ही वहाँ के प्रत्याशी को कोई पहचान रहे हैं। और अब बीजेपी द्वारा उनके संगठन द्वारा प्रत्येक घर, हर एक बूथ को जा जाकर पार्टी का प्रसार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं थी उन्हें गिनाई जा रही है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की तो यहाँ पर खंडवा लोकसभा में एक भी ऐसा कोई स्टार प्रचारक नहीं आया या एक भी ऐसा कोई बड़ा नेता चेहरा सामने नहीं आया है जो नरेंद्र पटेल के समर्थन में अपना चुनाव प्रचार कर पाए। जी बिल्कुल, इसी के साथ देखा जाए तो जिस तरह से आपने बताया कि ऐसे कई क्षेत्र हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के चेहरे को कोई पहचानता नहीं है, बीजेपी के बैनर पोस्टर नहीं लगे हैं। क्या लगता है इसका कारण क्या यही है कि मोदी के चेहरे पर जिस तरह से इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है तो पूरा इलेक्शन कैंपेन सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही केंद्रित है, पार्टी प्रत्याशियों पर उतनी नजर नहीं डाली जा रही? जी बिल्कुल, बता दूं कि आपको यहाँ जो कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने बताया कि एक वोट एक नोट के उद्देश्य को लेकर पार्टी प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा बीजेपी द्वारा जो भी उनके खाते जो सील किए गए थे वो मुद्दा बनाकर पार्टी अपना प्रचार कर रही है। और कुछ कमी तो फंड की कमी भी बताई जा रही है, क्योंकि आप बता दें कि फंड का जो मामला चल रहा है प्रचार प्रसार में, जो भी गाड़ियां जो चलती है गाँव देहात में, वो अभी तक कहीं नजर नहीं आई है। और कुछ मुद्दे की बात करें तो अगर नरेंद्र पटेल जो गुजर वोटर है उनको उन्हें वाले में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बुरहानपुर में भी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। और खंडवा प्रॉपर की बात करें तो नरेंद्र पटेल का कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई जनसंपर्क देखने को नहीं मिल रहा है, तो ना ही कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई कार्यकर्ता कोई ऐसा प्रचार प्रसार कर रहा है जिसे कांग्रेस की लीड दिखाई दे। चलिए ठीक है नासिर, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। अब और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र कुमार ठाकुर भी लाइव जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम खंडवा लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ जो समीकरण है इनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद से ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही काफी समय तक, लेकिन बाद में जिस तरह कांग्रेस में बगावत देखी गई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई। क्या लगता है इस बार का मुकाबला किस तरह से देखने को मिल सकता है? क्या कांटे की टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में? जी बिल्कुल तीसरा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो कांटे की टक्कर की बात की जा रही है, कांटे की टक्कर कहीं भी जमीन पर होते हुए नहीं दिख रही है। सिर्फ कांग्रेस इस बात से मायूस है कि उसकी यह सीट कहीं न कहीं जो है उसके खाते में इस बार भी नहीं आ रही है। बीजेपी इस बात से प्रफुल्लित है, यह सीट उसकी परंपरागत सीट रही है, लिहाजा यह सीट फिर से बीजेपी 4 लाख से ऊपर मतों से जीतने जा रही है। तो कहीं न कहीं एक को काफी ज्यादा उन्माद है अपनी जीत की, काफी ज्यादा खुशियां हैं कि जो जीत का आंकड़ा था उसे लाखों में बताने की कोशिश की जा रही है। और एक जो है अपने आप को समता हुआ मान रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 29 सीट है जीतने की बात की जा रही है, तो उसमें खोने की जो बात की जा रही है, तो भाजपा इस खंडवा लोकसभा सीट को भी जीतने की तैयारी में है। लिहाजा कांग्रेस की जो तैयारी है वो कम से कम वो जमीन पर तो नहीं दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, एक भी बड़ा दौरा किसी भी बड़े नेता का अभी तक खंडवा लोकसभा क्षेत्र में होता हुआ नहीं दिख रहा है। खंडवा की जनता अभी भी बड़े नेता को सुनने के लिए जो है एक तरह से इस बार बायूसी हाथ लगी है। पिछले बार का जो दौरा हुआ था, सचिन पायलट हो, राहुल गांधी हो, सभी बड़े बड़े कद्दावर नेता आए थे। यही हाल कमोबेश बीजेपी की है। बीजेपी ने भी कोई बड़ा नेता यहाँ पर सिर्फ मोहन यादव को छोड़ के कोई भी बड़ा नेता नहीं उतारा है। एक को जीत का काफी गुमान है और एक अपने आप को हारा हुआ मान रही है। तीसरा जी बिल्कुल हरेंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कारण तो हमने जान लिया कि लगातार जिस तरह से बोल रही है, क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े चेहरे या नहीं पहुंच पाए प्रचार प्रसार करने। क्या फंड्स की कमी, संसाधनों की कमी, जो हमने लगातार बीते दिनों में खबरों में देखा, पढ़ा भी, क्या आपको लगता है यही कारण है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पहुंच नहीं पाए प्रचार प्रसार करने? जी बिल्कुल तीसरा, सही फरमाया आपने। फंड की कमी हो या फिर काफी तेज धूप को कह सकते हैं, लेकिन तेज धूप मायने नहीं रखता है। जो बड़ी बड़ी सभाएं हुई, प्रधानमंत्री की हुई या फिर राहुल गांधी की हुई, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सुनने के लिए अपने बड़े नेता को आए थे। वोट भले वो किसी को थे, लेकिन वो अपने प्रिय नेता को सुनना चाहते हैं। कांग्रेस मायूस इस बात को है कि बड़ी सभा कराने के लिए जो बड़ा बजट चाहिए, बड़ा खर्च चाहिए, वो कांग्रेस अपने आप को ही अपने आप से अभी से हारा हुआ मान रही है।
डब्बे लेकर के कांग्रेस गली गली चंदा इकट्ठा कर रही है, इस तरह की योजना, इस तरह के आयोजन कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं जनता के भीतर जो एक मैसेज जा चुका है कि कांग्रेस अभी से अपने आप को आत्मसमर्पण कर चुकी है। हालांकि इसका मैसेज जो है जनता में खराब गया है, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे सहानुभूति के रूप में जनता के बीच में जाना चाह रहे थे कि सहानुभूति के रूप में हम जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो इसका गलत गया है। जनता जो है सुनना चाहती है नेताओं को, लेकिन नेता जो है खंडवा में जीतू पटवारी हो या बड़े नेता हो, इनका एक भी सभा नहीं होने से मायूसी इनके अंदर छाई हुई है। दिशा जी बिल्कुल हरिनाथ जी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों द्वारा कुछ खास प्रचार प्रसार इस सीट पर नहीं देखा गया और जनता बेताब है बड़े नेताओं को सुनने के लिए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद यहां चुनावी समीकरण बदल गए हैं। नए समीकरणों से जहां बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। इस बार कांग्रेस के वोट नोटा को मिलेंगे, इस बात की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या है नए समीकरण और क्या कहती है इंदौर की जनता, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी साफ सफाई के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाला शहर इंदौर ताजा सियासी घटनाक्रम के बाद तोड़फोड़ की सियासत के लिए भी खूब मशहूर हो रहा है। प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने के बाद इंदौर की सियासत में समीकरण बदल गए हैं। कुछ लोगों की राय के बिना विपक्ष के लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, तो कुछ लोग इसे मोदी का जादू बता रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी को फायदा होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है बीजेपी जो है कहीं ना कहीं मैदान के अंदर, और जिस तरह के समीकरण जो है इंदौर के अंदर देखे गए हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने बीजेपी का दामन थाम पर अपनी लोकसभा चुनाव का जो पर्चा था वह कहीं ना कहीं वापस ले लिया था। उसके बाद कुछ जनता हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इंदौर शहर में किस तरफ जाएगा चुनाव, क्योंकि बीजेपी के सामने कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है? नहीं, वैसा कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है इंदौर, तो निश्चित रूप से तो भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद बन के आएगा इंदौर से। और ठीक है कि थोड़ा सा फर्क पड़ा उस चीज से कि उनका नामांकन है उन्होंने वापस ले लिया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भाई साहब, क्या मानते हैं जो समीकरण बदले हैं इंदौर शहर के अंदर, जिस तरह का माहौल है कि सामने कोई भी नहीं है चुनाव लड़ने वाला? देखिए सर, कांग्रेस तो लगभग पूरे भारत से खत्म हो रही धीरे धीरे, और इंदौर से भी कांग्रेस खत्म हो चुकी। ये इंदौर का दुर्भाग्य है कि यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी यहाँ के कैंडिडेट ने अपना पर्चा वापस लिया। तो ये कहीं ना कहीं वो भी मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति और मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए 10 सालों में, उनसे प्रभावित होकर के और कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपना पर्चा बम साहब ने वापस लिया। क्या तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है ये मध्य प्रदेश, और इंदौर भी रहा है। तो इंदौर के अंदर तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को जीतना ही है। क्या लगता है मौजूदा सांसद जो है शंकर लालवानी बीते 5 सालों से भी सांसद थे, क्या काम किए? क्या लगता है उन्होंने इंदौर शहर को कुछ विकास की सौगात दी है? भाई साहब, बहुत सारे काम किए, मगर मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, काम बहुत किए उन्होंने, बहुत काम किए हैं, इससे कोई वही नहीं है, और फिर वही जीतेंगे। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट होते भी तो बीजेपी ही जीतती। भाई साहब, क्या मानते हैं जो समीकरण बदले हैं, कांग्रेस लगातार लोकतंत्र की हत्या का आरोप जो है लगा रही है, क्या लगता है आपको कि मां अहिल्या की नगरी के अंदर इस तरह के समीकरण बदले हैं, जब जोड़ तोड़ की राजनीति लगातार लोकसभा चुनाव के अंदर ही देखी जा रही है? मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर शहर, जो कि स्वच्छता में 7 बार आ चुकी है, अब लगता है कि लोकतंत्र की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी के कारण इंदौर शहर से नोटा में सर्वाधिक मतदान होगा। आज आप देख रहे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को डरा रही, धमका रही है, उनके कॉलेज की नफ्ती करा रही है, उनके ऊपर धाराएं बढ़वा रही है, विगत वर्षों पुराने अपराध निकाल के बता रही है। तो कहीं ना कहीं ये दबाव प्रभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उनके वरिष्ठ जन कर रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है किस तरह का चुनाव जो है इंदौर के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सामने विपक्ष ही नहीं है? पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देख करके कांग्रेस पार्टी के कई लीडर और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं,
वर्तमान स्थिति में अगर आप शंकर लालवानी जी की बात करें, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, खंडवा रोड पे मेरा निवास है। असरावद, मोरोद, माशला, उमरीखड़ा की रोडें, सीमेंट की रोडें उन्होंने बनाई हैं। आप खंडवा रोड पे जाके देखिएगा, भोरका चौराहे से तेजाई नगर तक सीमेंट की रोड बन चुकी है, स्ट्रीट लाइट हो चुकी है, नर्मदा का पानी है। माननीय सांसद जी ने अच्छे से अच्छा कार्य किया है और सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने खुश रखा है। मिलना जुलना, बोलना चालना उनका बड़ा अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए हैं। उसी को देख के कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता और लीडर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। टेम्पो से मेट्रो तक का सफर इंदौर शहर की जनता को अगर किसी ने दिखाया है तो वो हमारे आदरणीय ताई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जननायक, नोई विधायक और नगर निगम परिषद का इसमें अभूतपूर्व योगदान है। और भारतीय जनता जब कैलाश जी महापौर बने थे, जब से ही इंदौर का इतना विकास हुआ, समग्र विकास इंदौर का वहां से प्रारंभ हुआ है। तो विकास की गंगा जो भारतीय जनता पार्टी ने बहाई है, इनको हम नकार नहीं सकते हैं। और सांसद जी का रहा सवाल, तो सांसद जी का जो व्यवहार है, मिलनसारिता है, वाणी में सरस्वती है, ये सदैव बिल्कुल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक से वो मिलते हैं, जुलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार का युवा जाने वाला है। हमारे इंदौर के अंदर कई फ्लाईओवर मोदी जी के नेतृत्व में, शंकर लालवानी जी के नेतृत्व में बन रहे हैं। इस बार हम 412 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर जनता का यही कहना है, जहां एक और जनता कह रही है कि इस बार 400 पार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व के अंदर होगा। वहीं अगर बात की जाए तो कई लोग जिस तरह से इंदौर के समीकरण बदले, जिस तरह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अक्षय कांति बम, उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी का दामन जो है थाम लिया। तो कई लोगों का मानना है, इंदौर की जनता का मानना है कि इस बार जो है वोटिंग प्रतिशत में भी कमी आएगी। वहीं नोटा का इस्तेमाल भी इंदौर शहर के अंदर हो सकता है। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बना था। इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी को 10 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। उन्होंने चुनाव 5,47,000 मतों से जीता था। इस बार भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में शंकर लालवानी पर भरोसा किया है। लालवानी के मुकाबले ने एक नए और युवा प्रत्याशी अक्षय कांति बम पर दांव लगाया था, लेकिन अक्षय कांति बम ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बदले समीकरण में कांग्रेस नोटों को लेकर जनता के पास जा रही है। इंदौर लोकसभा सीट पर 1989 में बीजेपी की सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री रहे प्रकाश चंद्र सेठी को हराया था। तब से लेकर अब तक कुल 35 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है। मई में प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू से मतदान पर असर भी पड़ सकता है। इंदौर में 13 मई को मतदान होगा। मौसम वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इस साल की गर्मी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है, लेकिन इस बीच सियासी पारा भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी अब लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। वो प्रत्याशियों को धमकाकर नामांकन वापस करा रही है। उनका ये भी दावा है कि इंदौर की जनता ये अपमान सहन नहीं करेगी और वो बीजेपी को सबक जरूर सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने उनकी ताकत का उपयोग किया है। 2 प्रत्याशी धरने पे बैठे थे कि जबरदस्ती फॉर्म निकाल लिया। सबको ढूंढ ढूंढ के किसी न किसी प्रकार से क्या क्या हुआ होगा, मुझसे बेहतर मीडिया जानती है। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी, अपमान किया यहाँ के नागरिकों का। हमारे इंदौर शहर के वोटरों को उनने चुनौती दी है बीजेपी। बीते लोकसभा और इस बार के लोकसभा की मतदान सूची में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो 2024 की मतदाता सूची में बढ़कर 25,15,464 हो गई है। इसमें पुरुष मतदाता 12,69,100 हैं, जबकि महिला मतदाता 12,46,268 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 96 है। इंदौर के रण में कांग्रेस अब बिना प्रत्याशी के जोर आजमाइश में लगी है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या कहे या फिर बीजेपी इसे मोदी का जादू कहे, लेकिन एक बात तो तय है कि देश में जब तक लोकतंत्र जिंदा है तब तक इसका राजा वोटर ही है और ये भी तय है कि सत्ता के कमान हर बार की तरह वोटर ही तय करेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के रण में किसे जीत मिलती है और किसे हार। स्वराज एक्सप्रेस के लिए इंदौर से विकास सोलंकी की रिपोर्ट।
तो इसी के साथ फिलहाल सत्ता का फाइनल में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।